हेलो फ्रेंड्स, मैं जया तिवारी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CS24 अकेडमी में। आज हम क्लास 12th की स्वतंत्र भारत की राजनीति का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के जो पार्ट 1 की वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, जन आंदोलन का उदय। जन आंदोलन का जो लोगों ने आंदोलन करा था, इस चैप्टर के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 की वीडियो अभी मैंने आपको बताई दिया है कि आ चुकी है, और आज हम पार्ट 2 इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये क्लास ना बहुत छोटी सी रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ 3 आंदोलन को पढ़ेंगे, बाकी के आंदोलन हमें पिछली वीडियो में कवर कर ही दिए थे। तो पहला आंदोलन है हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन। पहला आंदोलन क्या है हमारा? ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी मतलब क्या होता है? ताड़ी मतलब होता है शराब। तो इसके अंदर जो महिलाओं ने आंदोलन करे थे शराब को बंद कराने के लिए, उसके बारे में, इस ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में जानेंगे हम। यह आंदोलन दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? यह आंदोलन चलाया गया था महिलाओं के द्वारा। महिलाओं ने अपने आसपास में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी, और महिलाओं ने क्या कहा था कि जो उनके घर के आसपास में जो शराब की दुकानें हैं, उन दुकानों को बंद कर दिया जाए। वर्ष 1990 के शुरुआती दौर में निरौल जिले के गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 1990 में कौन से गांव से हुई थी? निलौर गांव से इसकी शुरुआत हुई थी ताड़ी विरोधी आंदोलन की। महिलाओं ने पौध साक्षरता कार्यक्रम चलाया और बड़ी संख्या में भाग लिया। और महिलाओं ने कौन सा आंदोलन चलाया था? पौध साक्षरता का आंदोलन चलाया था, जिसमें जो है बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने घर के पुरुष द्वारा देशी शराब और ताड़ी पीने की शिकायत करी थी। और महिलाओं ने क्या करा था? जो घर के जो पुरुष थे, जो घर के लड़के थे, वो क्या करते थे? वो शराब पीते थे, जिसकी वजह से महिलाओं के घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इसी के लिए महिलाओं ने क्या करा था? महिलाओं ने इसकी शिकायत की थी। शराब की लत से पुरुष शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहा था। अगर कोई इंसान शराब पीता है तो क्या होता है? उसका शरीर भी कमजोर होता है, उसके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। तो यही हाल उस टाइम भी था। उससे क्या था कि पुरुष जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या हो रहे थे? कमजोर हो रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, और परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो जो है खराब हो रही थी। परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बना रहता था। और परिवार के अंदर क्या था? अब जब घर के लड़के जो पुरुष वगैरह थे वो क्या करते थे? शराब पी के आते थे तो महिलाओं को आकर मारते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें पैसे नहीं देते थे। तो घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। और उसके अंदर क्या था? उसके बाद घर में तनाव का माहौल, हमेशा डर का माहौल जो है वो बना रहता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जो ग्रामीण की जो गांव की स्थिति है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। महिलाओं ने एकजुट होकर ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाई थी। और महिलाओं ने क्या किया था? एक साथ मिलकर, जो गांव की सारी महिलाएं थी वो एक साथ मिलकर इसके ऊपर क्या करा था? इसके ऊपर आवाज उठाई थी कि हमारे गांव से जो है शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। शराब की दुकानों को बंद कराने का दबाव बनाया गया। और क्या किया था? शराब की जो दुकानें थी उसको बंद कराने के लिए दबाव बनाया गया। यह आंदोलन तेजी से फैला और लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने इसमें भाग ले लिया। और यह आंदोलन जो है बहुत तेजी के साथ फैला, और लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो सोचो कितने सारे गाँव में जो है शराब की बिक्री हो रही थी और कितनी सारी महिलाएं इस परेशानी से जूझ रही थी। यह संघर्ष माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ था। ये जो आंदोलन चलाया गया था ये किसके खिलाफ था? ये सरकार के खिलाफ था और माफिया के खिलाफ था। सरकार को इससे क्या था? सरकार को इससे मोटा टैक्स मिलता था, इसी वजह से सरकार शराब की बिक्री को बंद नहीं करती थी। और माफिया इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे और गांव तक लोगों को शराब पहुंचा रहे थे। तो इससे क्या था? इन दोनों के खिलाफ जो है वो आंदोलन किया गया था। आगे चलकर यह राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, और धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये और ज़्यादा विकसित हुआ। और इस आंदोलन को क्या कहा गया? इस आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन को क्या कहा गया? ताड़ी विरोधी। जब 5000 गाँव की महिलाएं एकजुट होकर इसमें विरोध कर रही थी तो धीरे धीरे विरोध एक आंदोलन के रूप में बन गया, और इस आंदोलन को ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा गया।
हमारा अगला टॉपिक है आंदोलन की कड़ियाँ। ये जो आंदोलन की कड़ियाँ हैं किस टॉपिक के ऊपर है? यही जो ताड़ी विरोधी आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, इसी के एक पार्ट है जिसमें हम जानेंगे कि आंदोलन की कड़ियाँ किस किस से जुड़ी थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो, मतलब शराब की बिक्री जो है वो बंद करो। यह नारा साधारण होते हुए भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा था। ये कहने को तो एक छोटा सा नारा था कि ताड़ी बिक्री बंद करो, लेकिन ये नारा जो है ये हमारे सामाजिक, मतलब हमारे समाज से, लोगों की आर्थिक स्थिति से और राजनीति तीनों से जो है जुड़ा हुआ था। ताड़ी व्यवसाय के कारण अपराध और राजनीति के बीच में गहरा संबंध बन गया। और जो ताड़ी था, जो शराब था, उससे क्या था, उससे अपराध जो है बढ़ता। आपको इंसान शराब पी के मारपीट करता है, औरतों के ऊपर अत्याचार करता है, तो इससे क्या था, इससे अपराध भी बढ़ रहा था। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से अधिक राजस्व मिलता था, इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। और राज्य को क्या था कि ताड़ी की, जो शराब से जो है वो अच्छा राजस्व, अच्छा टैक्स मिल रहा था, इसलिए वो क्या करता था, शराब को बंद नहीं करता था। स्थानीय महिला समूहों ने इस मुद्दे पर अपना आंदोलन उठाया, और जो स्थानीय, जो लोकल की औरतें थी जिनके आसपास में शराब की दुकानें थी, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। महिलाओं ने घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करी, और जो महिलाएं थी उन्होंने क्या करा, जो उनके घर के जो घरेलू मुद्दे थे, उनके घर के आपसी मुद्दे थे, उसके ऊपर भी जो है खुलकर चर्चा करने लगी। इस आंदोलन ने महिलाओं को पहली बार निजी समस्याओं को बोलने का अवसर दिया। इससे पहले जो है महिलाओं को अपनी निजी बात रखने का अवसर मिलता नहीं था, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ, ये विरोध शुरू हुआ, तो महिलाओं को अपनी निजी परेशानियां, जो उनकी अपनी निजी परेशानियां थी, जो वो पहले खुलकर नहीं बोल सकती थी, उनको बोलने का भी इसमें मौका दिया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था वो क्या था, ये महिलाओं के लिए जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है इस आंदोलन से जुड़ गई थी। इससे पहले महिला समूह घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करते थे। और इससे पहले जो महिला का जो समूह था, जो महिला का जो ग्रुप था, जो समूह था, उसमें क्या था, उसके अंदर क्या करते थे ये लोग, घरेलू हिंसा के ऊपर, दहेज के ऊपर और यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करते थे। मतलब जो घरेलू में औरतों के ऊपर हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, इन सब चीज़ों और दहेज वहेज के ऊपर पहले ये लोग आवाज़ उठाते थे। आंदोलन का मुख्य मुद्दा पूरे देश में फैल गया। ये मुद्दा एक गांव से शुरू हुआ था। ये मुद्दा कहाँ से, एक गांव से शुरू हुआ, और ये मुद्दा धीरे धीरे करके पूरे भारत के अंदर जो है फैल गया था। महिलाओं के निरंतर प्रयास से यह समझ विकसित हुई कि अत्याचार और लैंगिक भेदभाव जो है एक जटिल समस्या। और इस आंदोलन से क्या पता चला कि लैंगिक भेदभाव, मतलब कि आदमी और औरत को में फर्क करने लगे, मतलब पुरुषों का स्थान जो है ऊपर रखा गया और महिलाओं का जो है स्थान नीचे रखा जाता था। तो इससे पता चला कि समाज में कितने भेदभाव है। तो क्या हुआ कि महिलाओं को समानता का अधिकार भी नहीं मिल रखा था। पुरुष का स्थान बहुत ऊपर था, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, सब करते थे। दूसरा क्या था, अत्याचार। घर के अंदर महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार, मारपीट, सब कुछ होता था। ये सारे मुद्दे भी एक जटिल समस्या, एक बड़ी समस्या जो है वो बने हुए थे। 8वें दशक में महिला आंदोलन परिवार और समाज दोनों में यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित था। और 8 के दशक में क्या था, जो महिला आंदोलन था उसके अंदर क्या था, परिवार और समाज दोनों में यौन हिंसा के ऊपर केंद्रित है। मतलब जो पुरुष महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, ये घर के अंदर और समाज दोनों के अंदर, घर के अंदर भी यही हाल था और समाज के अंदर भी यही सब कुछ हाल चल रहा था। और यही ये जो मुद्दा चल रहा था, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये मुद्दा भी इसी से ही जुड़ा हुआ था। महिला समूह ने दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। और महिला समूह ने क्या करा, जो दहेज की वजह से औरतों को तंग किया जाता है, मारपीट की जाती है, उसके लिए भी आवाज़ उठाया। उन्होंने लैंगिक समानता पर आधारित कानून की मांग की। उन्होंने क्या किया कि जो लिंग को समान किया जाए, मतलब स्त्री और पुरुष समाज में एक समान रहे। ये नहीं कि पुरुष का स्थान बहुत ऊपर है तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करें, नहीं, दोनों को एकदम समान रखा जाए। इन अभियानों से समाज में महिलाओं के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ी। और जो ये आंदोलन चलाया गया, ताड़ी विरोधी आंदोलन, इससे क्या हुआ, इससे महिलाओं के अंदर जो है वो जागरूकता बढ़ी। धीरे धीरे महिला आंदोलन सामाजिक टकराव पर भी खुलकर चर्चा करने लगे। और धीरे धीरे यह इसके अंदर क्या हुआ, जो महिलाओं को लेकर समाज में टकराव चल रहे थे उसके ऊपर भी खुलकर चर्चा
करने लगे। 9वें दशक तक आते आते महिलाओं ने आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे। और जब 9वां दशक आया तो उसमें महिलाओं ने क्या कहा कि हमें विधानसभा में भी सीटें आरक्षित की जाए, स्कूल कॉलेजों में भी हमें अलग से आरक्षण दिया जाए। इसके ऊपर भी ये लोग आज आवाज़ उठाने लगे। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि नदी को बचाने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है नर्मदा नदी को बचाव के लिए किया गया था। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था किस लिए हुआ था? नर्मदा नदी को बचाने के लिए किया गया था। इस आंदोलन में बांध के निर्माण का विरोध किया गया। और ये जो आंदोलन चलाया गया था इसके अंदर क्या था? इसमें जो बांध का निर्माण हुआ था उसे रोकने के लिए किया गया था। जो बांध बनाने की योजना बनाई जा रही थी उसका विरोध किया गया था। यह आंदोलन परियोजनाओं के प्रभावों और पर्यावरण विनाश के मुद्दों को सामने लाया। और इसी नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या हुआ? इसमें जो है पर्यावरण का जो विनाश हो रहा था इन सब चीज़ों के मुद्दों को भी इस आंदोलन के जरिए बाहर लाया गया। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक विशाल बहुउद्देश्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और जो सरदार सरोवर परियोजना थी इसके अंदर क्या गया? एक बड़ा बांध बनाने के लिए जो है इसमें प्रस्ताव रखा गया। बांध के समर्थकों के अनुसार इसमें गुजरात तथा पड़ोसी राज्य में पीने को पानी, सिंचाई और सुविधा उपलब्ध कराई गई। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो समर्थक थे, जो बांध बनाने के समर्थक थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, अगर ये बांध बन जाएगा तो इससे क्या होगा? लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बिजली के लिए पानी मिलेगा। और जो गुजरात के आसपास के राज्य हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं, उनको भी पानी मिला करेगा। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जो उसके समर्थक थे। किसके समर्थक थे? बांध के समर्थक थे। उन्होंने ये बात कही थी कि इससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा? कि पड़ोसी राज्य को पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए गाँव के लिए पानी मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, बिजली के लिए मिलेगा। तो उन्होंने समर्थक ने इस बात को कहा था। कृषि उत्पाद में वृद्धि और सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं पर नियंत्रण की बात कही थी। और जो इसके समर्थक थे उन्होंने क्या कहा कि जो बाढ़ आ जाती है, जो सूखा पड़ जाता है, उसमें भी इसका लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो बात समर्थक ने बोल दी, कि बांध जहाँ बाढ़ आ रही है, जहाँ सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, पीने के लिए पानी भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन जो इसके विरोधी थे, जो इसका आंदोलन कर रहे थे, जो इसके विरोध में थे, उन्होंने कहा कि दूसरी ओर विरोध करने वालों ने कहा कि इससे कई गांव डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे नर्मदा बचाओ आंदोलन का, उन्होंने क्या कहा कि कई जो क्षेत्र थे वो डूब में आ जाएंगे, कई गांव जो है वो डूब जाएंगे। इस बांध के बनने से लगभग 245 गांवों को प्रभावित होने और लाखों लोगों के विस्थापना की आशंका जताई गई। और इससे क्या हुआ कि अगर नर्मदा नदी पर बांध बना दिया जाएगा तो लाखों लोगों को विस्थापना, मतलब कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने की समस्या आ जाएगी कि वो कहाँ जाकर रहेंगे। और इसमें कितने 245 गांव जो हैं इससे प्रभावित हुए थे। प्रभावित लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था। अब जब बांध बन जाएगी तो आसपास के जो गांव थे, क्षेत्र के लोग थे, उनको भी दिक्कत आएंगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैसे बसाया जाए। इस आंदोलन की शुरुआत 1988 से 89 के दौरान स्थानीय कार्यकर्ता संगठनों द्वारा की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1988 से 99 के बीच में स्थानीय कार्यकर्ता ने इसकी शुरुआत की थी आंदोलन की। अगला टॉपिक है वाद विवाद और संघर्ष। अगला टॉपिक क्या है? वाद विवाद संघर्ष। ये जो वाद विवाद संघर्ष है ये किससे जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसी का एक पार्ट है। नर्मदा आंदोलन शुरू से ही सरदार सरोवर परियोजनाओं के विकास परियोजना के व्यापक मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। और जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है ये किससे जोड़कर देखा जा रहा है? ये नर्मदा नदी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस आंदोलन ने विकास के मॉडल और उसके औचित्य पर सवाल खड़े करे थे। और जो ये आंदोलन था, इन्होंने जो सरकार द्वारा विकास का मॉडल पास किया था उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है, इस मॉडल को देखा जा रहा है। आंदोलन की मुख्य मांग थी कि सभी विकास परियोजनाओं पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए। और जो ये आंदोलन लोग कर रहे थे उन्होंने क्या कहा कि जो इस आंदोलन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है उस खर्चे का विश्लेषण किया जाए, मतलब उस खर्चे को दिखाया जाए सबको।
परियोजनाओं के लागत विश्लेषण में यह भी देखा जाए कि सभी की समाज के सभी वर्गों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही है। और क्या कहा, जो परियोजनाओं का तो तुम हमें दिखा दोगे कि इसमें कितना खर्च आ रहा है, क्या हो रहा है, कितनी लागत लग रही है, सब चीज़ तो तुम हमें दिखा दोगे, लेकिन साथ में तुम ये भी दिखाओ कि इससे जो आसपास के जो लोग बसे हुए हैं उनको क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आंदोलन के नेतृत्व में परियोजनाओं के लोगों के पर्यावरण, आजीविका, संस्कृति तथा जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर ध्यान खींचा था। और इस आंदोलन के अंदर क्या हुआ था, इस आंदोलन के अंदर यह हुआ था कि जो पर्यावरण, आजीविका और संस्कृति और जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर भी ध्यान खींचा गया था। अब जब एक जगह से दूसरे जगह लोगों को लेकर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा, उनके जीवन के ऊपर असर पड़ेगा। और इतना बड़ा बांध बना रहे थे तो इससे क्या था, उनको लगता था कि इसमें पर्यावरण के ऊपर भी इसमें हानि होगी। तो ये सब चीज़ों से जोड़कर इसको देखा जा रहा था। शुरुआत में आंदोलन ने परियोजना से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्वास की मांग रखी। सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या हुआ कि जो नदी के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको क्या करो, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दो, मतलब एक जगह पे जहाँ रह रहे हैं उनको दूसरी जगह घर दो ताकि वो जाकर वहाँ पे आराम से रह सके। आंदोलन के लोगों ने विशाल विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठाया। और जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहा इतना बड़ा जो बांध बनाया जाएगा इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया था आंदोलनकारियों ने। आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने क्या कहा कि जो आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनकी भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए इस बांध में। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा आंदोलनकारियों ने कि जो लोग इतने समय से वहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, उन पे जल पर, जमीन पर और जंगल के ऊपर क्या होना चाहिए, स्थानीय नियंत्रण होना चाहिए, मतलब उसका उनके ऊपर हक होना चाहिए। आंदोलन ने यह महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना पड़े। और आंदोलनकारियों ने क्या कहा कि कुछ लोगों के फायदे के लिए और लोगों को नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है। बाद में आंदोलन ने बड़े बांध के निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया। और बाद में क्या हुआ, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या कहा कि इतने बड़े बांध क्यों बनाया जा रहा है, इसके ऊपर भी आंदोलनकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। गुजरात जैसे राज्य में आंदोलन के कार्यकर्ताओं के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। और गुजरात के अंदर क्या हुआ, कार्यकर्ताओं द्वारा जो तेजी के साथ विरोध हो रहा था सरकार को उसका सामना करना पड़ा। सरकार और न्यायालय ने लोगों के पुनर्वास की आवश्यकताओं को स्वीकार किया। और सरकार ने जो न्यायालय था उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, लोगों को दूसरा घर देना चाहिए, उनको दोबारा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर, अच्छी जगह पर बसाना चाहिए। 2003 में राष्ट्र पुनर्वास नीति को स्वीकार किया गया, जो इस आंदोलन की उपलब्धि मानी जाती है। और पुनर्वास की नीति मतलब एक जगह से दूसरी जगह बसाने की जो मांग थी उसको 2003 में मान लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बांध का काम आगे बढ़ाने का आदेश दिया, साथ ही प्रभावित लोगों को उचित पुनर्वास का निर्देश दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि बांध का काम शुरू कर दिया जाए और जिन लोगों के पास अब घर नहीं है, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं बांध बनने से, उन्हें क्या करा जाए, उन्हें पुनर्वास मतलब उन्हें दूसरा घर दिया जाए, उन्हें कहीं और अच्छी जगह बसाया जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 से अधिक दशक तक चलता रहा। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन कितने दशक तक चलता रहा, 2 से अधिक दशक तक ये आंदोलन चलता रहा। आंदोलन ने अपनी बात न्यायालय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक रखी। आंदोलनकारियों ने ऐसा नहीं किया कि ये सिर्फ एक राज्य तक रह जाए, न्यायालय तक, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है ये बात को रखी थी। जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए रैली और सत्याग्रह जैसे तरीकों का उपयोग करा गया। और जनता के सामने अपनी बात को रखने के लिए क्या किया गया, रैलियां निकाली गई, सत्याग्रह जैसे तरीकों को अपनाया गया था। जन आंदोलन के सबक, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, जन आंदोलन के सबक। समय के साथ कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी इस जुड़ गए। जन आंदोलन का मतलब क्या होता है, जो लोगों ने आंदोलन करा। और इस टॉपिक के अंदर जो आंदोलन किए गए थे उन्हीं सबका सार लास्ट में इस टॉपिक के अंदर दे रखा है कि जन आंदोलन क्यों जरूरी है। समय के साथ कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी इससे जुड़ते गए।
जो समय के साथ जो है स्थानीय समूह, जो स्थान के जो छोटे छोटे से समूह थे वो भी आंदोलनों से धीरे धीरे जुड़ते गए। आंदोलन केवल धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक समस्या को सामने लाने का माध्यम भी होता है। ये कोई आंदोलन जो होता है ये धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्यवाही तक सीमित नहीं होता। ये क्या होता है, ये सामाजिक जो समस्या, जो समाज के अंदर जो समस्याएं चल रही थी, जो लोगों को जो परेशानियां होती हैं उसको लेकर ये आंदोलन किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना होता है। और जो ये आंदोलन किए जाते हैं, ये क्यों किया जाता है, ताकि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। जन आंदोलन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। और जो जन आंदोलन चला था उन्होंने क्या किया था, लोगों को अपनी बात को सामने रखने का अवसर दिया था। विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने जनता को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो बहुत सारे जो आंदोलन चलाए गए थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोगों को जागरूक बनाने के लिए आंदोलन चलाया था और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लोगों को जागरूक बनाने के लिए। दलगत राजनीतियों की कमी को दूर किया गया और जो राजनीति के अंदर जो कमियां थी उन्हें आंदोलन के थ्रू जो है वो दूर किया गया था। ऐसी समस्याओं को सामने लाना जिन पर सरकार की नज़र नहीं जाती। जो जन आंदोलन किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि जिसके ऊपर सरकार की नज़र नहीं जाती, सरकार जिस चीज़ों के ऊपर काम नहीं करती उस काम के लिए भी लोग आंदोलन करते हैं ताकि वो चीज़ सरकार की नज़र में आ सके। सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है और आंदोलन के थ्रू क्या होता है कि लोगों को अपनी बातों को कहने का जो है वो मौका मिलता है। लोकतंत्र और मजबूत होता है और जो लोकतंत्र होता है वो इससे और ज़्यादा, जो लोकतंत्र है हमारे देश का वो और ज़्यादा मजबूत होता है। जन आंदोलन लोकतंत्र में समस्या नहीं बल्कि सहायक है। और जो जन आंदोलन वो क्या है, ये देश के लिए समस्या नहीं है, आंदोलन ये देश के लिए एक सहायक का काम करता है। तो ये चैप्टर आज हमारा 7 यहीं पर ख़त्म हुआ और इसकी एक वीडियो हमारी पहले आ चुकी है पार्ट 1 की। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेना। पार्ट 2 की भी वीडियो आज ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।